जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर। साथियों, आज हम इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं प्रोफेशनल नॉलेज यूसीआईएल के लिए। दोस्तों, ये क्लास माइनिंग मेट के लिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट और भी अदर पोस्ट सभी क्लास सभी पोस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और स्किप करेंगे तो फिर आप अपना समझिएगा दोस्तों। बाद में ये मत कहिएगा कि सर ने क्लासेज नहीं ली। हो सकता है दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज की अंतिम क्लास हो, क्योंकि अदर रीजन की वजह से दोस्तों आप सभी लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, ताकि थोड़ा थोड़ा मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं। व्यूज उतने ज़्यादा नहीं आ रहे जितने प्रोफेशनल नॉलेज पर आने चाहिए। काफ़ी जो है सोर्सों से क्वेश्चन को दोस्तों पता लगाना पड़ता, खोजना पड़ता, दिक्कत होती है। मे भी ये मैराथन क्लास हो लास्ट तक और अंतिम क्लास हो प्रोफेशनल नॉलेज की, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे अंत तक देखिए। और अगर आप ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे कि सर और प्रोफेशनल नॉलेज की क्लास लीजिए, तो मैं उसके बारे में जरूर सोचूंगा, ठीक है। वैसे इस वीडियो में मैं ज़्यादातर क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, सभी का प्रोफेशनल नॉलेज के फैक्ट क्वेश्चंस की। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और बहुत सारे हमारे दोस्त पूछ रहे थे सर पीडीएफ कब मिलेगा, तो पीडीएफ दोस्तों 1 या 2 दिसंबर को मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, और वो 1 तारीख को प्रोफेशनल नॉलेज का जितना भी मैंने क्लास ले रखा है उसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना मैं कर सकता हूँ। बाकी जो भी और भी क्लासेज होंगी, और उम्मीद करता हूँ अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो फिर क्लासेस के बारे में और भी मैं सोचूंगा। दोस्तों, होता क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन को सर्च करने में, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलिए वैसे स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। और चूंकि देखिए इधर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लास भी यूट्यूब पे नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ दे दूंगा, आप उसी से रिवाइज करिएगा, वो फायदा करेगा। और ज़्यादा वीडियो देखेंगे लंबा रहेगा, उतना समय कहाँ, आपको और भी 40 मार्क्स को भी देखना है ना। तो कोई बात नहीं, देखूंगा बीच में एक आध क्लास और ले लूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पीडीएफ में जल्द से जल्द आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का और जीके का और इसका पीडीएफ में ग्रुप में जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा लाल सूट, तो तेजी से क्वेश्चन लिखूंगा दोस्तों। राव 16, लाल सूट राव 16 एवं बोमानी किस खनिज से संबंधित है। चीजों को समझिएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ज्यादा समय नहीं है। कह रहा है लाल सोट राव 16 एवं बोमानी किस खनिज से संबंधित है, ठीक है ना। लाल 16 राव 16, लाल सोट राव 16 एंड बोमानी आर रिलेटेड टू विच मिनरल्स। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा लौह अयस्क। क्या हो जाएगा? लौह अयस्क। ये दोस्तों जो लाल सोट राव 16 एवं बोमानी है, किस खनिज से संबंधित है दोस्तों? ये लौह अयस्क से रिलेटेड है। बात करेंगे लाव 16 की, लाव सोट की, ये कहाँ पे है दोस्तों? दौसा में। कहाँ पे है दोस्तों? लाल सोट दोस्तों कहाँ है? दौसा में। और राव 16 एवं बोमानी, ये दोस्तों है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। आराम से दोस्तों क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा, तभी जाकर मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत की बात आप सभी के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी कब बनाई थी? चीजों को समझिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2-3 फैक्ट काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी कब बनाई थी? दोस्तों मेंडलीफ जैसा आप सभी को पता है, जब बहुत सारे एलिमेंट हो गए थे, तत्व हो गए थे, तो जैसे ड्यूमा की सजातीय श्रेणी आई, डाल्टन वाले आए, बहुत सारे लोग जो है तत्वों को कलेक्ट करने का प्रयास किए, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी जब बनाई दोस्तों, तो उस समय 57 एलिमेंट ज्ञात थे। कितने एलिमेंट ज्ञात थे? 57, अर्थात 57 तत्व तो ज्ञात थे। और ये सारणी उन्होंने बनाई थी 1869 में, 1860 ने बनाया था। और उन्होंने बताया था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक जो गुण होते हैं ना, वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने बताया था तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन जब जो है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी आया, तो वो परमाणु भार ना होकर परमाणु क्रमांक हो गया था, ठीक है ना।
तो इन्होंने यही जो है डिफिनेशन दिया था। और इन्होंने सूचीबद्ध कब किया था? तो 1871 में इनकी आवर साड़ी क्या हो गई थी दोस्तों? सूचीबद्ध हो गई थी। क्या हो गई थी? सूचीबद्ध हो गई थी। और इसमें जब इन्होंने साड़ी बनाई थी उसमें 12 36 पंक्तियां थी। कितनी 36 पंक्तियां? 12 36 पंक्तियां थी। और उसके साथ साथ दोस्तों जिन्हें श्रेणी कहा गया और 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे जिन्हें क्या कहा गया? ग्रुप्स कहा गया, अर्थात समूह कहा गया। लैब असिस्टेंट के लिए और भी जितने भी लोग देख रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज UCIL, सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रोफेशनल नॉलेज का। अंत तक वीडियो को देखिएगा, काफी मजा आने वाला है। अब बीच में स्किप करके जाएंगे तो फिर यार मेरी गलती मत दीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं आप कह सकते कि बैजनाथ सर ने क्लास नहीं लिया था, मैं ले रहा हूँ क्लास, आप सभी लोग अंत तक देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है झामर कोटड़ा खाने जानी जाती है। क्वेश्चन है झामर कोटड़ा खाने जानी जाती हैं। झामर कोटड़ा माइंस आर नोन फॉर, यानी कि जो झामर कोटड़ा खाने वो किसके लिए जानी जाती है दोस्तों? तो ये दोस्तों जो झामर कोटड़ा है ये रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। किसके लिए डियर? रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। किसके लिए दोस्तों? रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। अब ये सिचुएटेड कहाँ दोस्तों? ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। और ये उदयपुर कहाँ है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो झामर कोटड़ा खाने होती है दोस्तों रॉक फॉस्फेट की, और जानी रॉक फॉस्फेट के लिए मतलब जानी जाती है। और ये कहाँ है स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य में स्थित, कर्नाटक राज्य में स्थित, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां, किसकी? बाबा बुदन की पहाड़ियां, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो चीजों को समझिएगा। अगर ये भी क्वेश्चन आ गया कि बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, तो ये है दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। दोस्तों बात करेंगे तो कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं यह है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए फेमस है डियर? लौह अयस्क के लिए दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनना है, एक तो कर्नाटक में स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ियां, और लौह अयस्क के लिए क्या है? फेमस है। लौह अयस्क के लिए दोस्तों क्या है? फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर बेस्ड है, अर्थात आधारित है, किस पर बेस्ड है? तो दोस्तों जो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है ना, ये संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, कितने? संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, संगीत के कितने स्वर होते हैं? 7। यहाँ पे जो संगीत के 7 स्वर होते हैं, संगीत को बार कितने स्वर होते हैं दोस्तों? 7 स्वर होते हैं। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, सा रे गा मा पा धा नी। देखिए ये संगीत के 7 स्वर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लाइव असिस्टेंट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे मतलब जितने भी प्रोफेशनल नॉलेज के BSc MSc सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सा रे गा मा पा धा नी, ये संगीत के म्यूजिक के जो 7 स्वर होते हैं इसी पर दोस्तों ये बेस्ड है, इसी पर क्या है? बेस्ड है। अब यहाँ पे क्या, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। उसके बाद आता है फ्लोरीन। यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे होता है, ये पहली बार सिद्धांत कब आया न्यूलैंड्स का? 1863 में। ये भी जान लीजिए, मेंडलीव से पहले इन्होंने बनाया 1863 में। मेंडलीव का कब आया था दोस्तों? 1869 में। 1869 में आया था मेंडलीव का, 1863 में आ गया था न्यूलैंड्स का। तो यहाँ पे जो पहला यहाँ पे तत्व है ना, इसकी समानता 8वें तत्व से होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे फ्लोरीन है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन की समानता किससे हो जाएगी? फ्लोरीन की। यहाँ पे इसके बाद सोडियम आता, यहाँ पे लिथियम की समानता किससे हो जाती है? सोडियम से।
यानी कि न्यूलैंड्स ने ये बताया कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट वो इक्वल है। और ये कब आया था दोस्तों? 1863 में, अर्थात 1863 में सिद्धांत आ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, काफी हार्डवर्क किया जा रहा है आप सभी के लिए, सिर्फ आप सभी के लिए हार्डवर्क किया जा रहा है, फिर किसी के लिए नहीं। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करने के लिए दोस्तों फ्री हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला, चीजों को समझिएगा, राज्य कौन सा है? चीजों को देखिएगा, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है उड़ीसा। क्या दोस्तों? उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला दोस्तों राज्य कौन सा है? उड़ीसा। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं यहाँ पे, चलिए अच्छा ठीक है अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है, लेकिन आप कमेंट करिएगा सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन सा, अर्थात कंट्री कौन सा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 8 करा, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश जो लौह अयस्क होता है, अधिकांश जो लौह अयस्क होता है वह किस प्रकार का है? वह किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? भारत में अधिकांश जो लौह अयस्क होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं? अच्छा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये होता है हेमेटाइट। क्या होता है? भारत में जो अधिकतर लौह अयस्क होते हैं वो हेमेटाइट टाइप के होते हैं। किस टाइप के दोस्तों? हेमेटाइट टाइप के होते हैं। जो अधिकतर जो लौह अयस्क होते हैं वो हेमेटाइट टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है बोरेक्स किसका अयस्क है? चीजों को समझिएगा, बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बोरेक्स है दोस्तों सोडियम का। किसका अयस्क है? अयस्क को इंग्लिश में बोलते हैं और, अयस्क को इंग्लिश से बोलते हैं और, यानी कि बोरेक्स जो है किसका और है? तो सोडियम का है। तो सोडियम के और भी पूछ लेता है। तो दोस्तों सोडियम के जो अदर अयस्क हैं वो है ट्रोना। क्या है? ट्रोना। एक है चिली साल्ट पीटर। क्या है? चिली साल्ट पीटर। एक है डियर ट्रोना, एक है चिली साल्ट पीटर, एक है बोरेक्स और एक है साधारण नमक, यानी कि NaCl। क्या है? NaCl जिसे हम बोलते हैं साधारण नमक, ये होता है ना। तो यहां तक क्वेश्चन आप सभी के क्लियर हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ आ जाते हैं। चैनल पर पहली बार हो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा जरूर, क्योंकि UCI की लगातार आपके लिए मेहनत करके क्लासेस रेडी की जा रही है। ये क्लासेस नंबर 6वां है प्रोफेशनल नॉलेज का। इससे पहले 5 क्लास हो चुकी हैं। उन क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है, अब की बार UCIL पार करके प्लेलिस्ट से जाके जरूर चेक करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ आ जाते हैं। ये बोर्ड थोड़ा सा ना हल्का सा इसे पानी लगाया हूं ना, बोर्ड रहा थोड़ा सा। अभी आज 4 पंक्तियां भी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चलिए सूख गया। क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा मिट गया है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जावर एवं रामपुरा आगुया खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? किस खनिज से संबंधित है? चलिए जावर एवं रामपुरा आगुया खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आता है सीसा एवं जस्ता। राइट आंसर क्या होता है? सीसा एवं जस्ता। अगर याद गया क्वेश्चन
कि जावर एवं रामपुरा आगुआ खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? सीसा एवं जस्ता। क्या बताएंगे दोस्तों? सीसा एवं जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? चीजों को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे भारी धातु की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ओस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? ओस्मियम है। सबसे भारी धातु यानी कि हैवी मेटल की बात करेंगे तो ओस्मियम है। सबसे मजबूत की बात करेगा तो टंगस्टन हो जाएगा। सबसे अगर हम बात करेंगे सबसे मजबूत की अर्थात सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की तो ये हो जाता है टंगस्टन। क्या हो जाता है? टंगस्टन। और सबसे कठोर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सबसे कठोर की तो ये हो जाता है क्रोमियम। क्या हो जाता है? क्रोमियम हो जाता है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे सबसे भारी कहेगा ओस्मियम, सबसे मजबूत अर्थात स्ट्रॉन्ग कहेगा तो टंगस्टन, और सबसे कठोर कहेगा तो क्रोमियम। सबसे कठोर कहेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? क्रोमियम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन ग्राहक कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों बात करेंगे लैब असिस्टेंट का ये क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो दोस्तों आता है लीवर। लीवर हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है उसे हम लीवर बोलते हैं, ठीक है ना। इसका वजन कितना होता है यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक इसका क्या होता है दोस्तों? वजन होता है। किसका? लीवर का। 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक का इसका वजन होता है। किसका? यकृत का अर्थात लीवर का। यहाँ पे क्या होता है? यकृत प्रोटीन, यह क्या करता है? यकृत जो है प्रोटीन की अधिकतर मात्रा होती है उसको किसमें बदलता है? कार्बोहाइड्रेट में। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, ठीक है ना। तो यकृत प्रोटीन की अधिकतर मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा तो ही मैं आगे नेक्स्ट प्रोफेशनल नॉलेज की क्लास लूंगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ढूंढने में हालत खराब हो जा रही है। आप समझ सकते हैं इस बात को। क्वेश्चन 12 की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन 12। थोड़ा सा ये जब थोड़ा इसमें पानी लगाया उन्होंने हल्का सा, तो यार पानी लगने से थोड़ा सा भीग जाता है, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 था, या भी भूल जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? चीजों को देखिए। रक्त दोस्तों, जो रक्त होता है ना, यह एक क्षारीय विलयन होता है। रक्त कैसा विलयन होता है दोस्तों? रक्त एक क्षारीय विलयन होता है। रक्त कैसा विलयन होता है दोस्तों? रक्त एक क्षारीय विलयन होता है। जिसका सॉल्यूशन होता है वह जो है क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। और इसका जो पीएच वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। अब एक वयस्क मनुष्य में जो औसतन जो वयस्क मनुष्य होते हैं 5 से 6 लीटर रक्त होता है। जो वयस्क मनुष्य होते हैं, मतलब थोड़ा सा एज बड़ी हो जाती है ना, तो उनका जो औसतन लीटर होता है 5 से 6 लीटर उनके शरीर में क्या होता है? खून होता है। क्या होता है? खून होता है, ठीक है ना। और ये कैसा यौगिक? यह है तरल संयोजी ऊतक है। कैसा? तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है ना। इतना बात आप समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन 13 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य, चीजों को समझिएगा। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है राजस्थान। क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाता है राजस्थान। तो भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य हो जाएगा राजस्थान। देखिए जैसे जस्ता यहाँ पे है ना, और यहाँ पे जय आ जा रहा, तो राजस्थान याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। जस्ता को इंग्लिश में बोलते हैं डियर जिंक। जस्ता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जिंक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस, यहीं चलिए इसी क्वेश्चन में बता दे रहे हैं, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? भारत के किस राज्य में वर्ल्ड का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है दोस्तों भारत ही में है, लेकिन किस स्टेट में है दोस्तों? तो ये स्टेट है केरल। कौन सा स्टेट है? केरल। तो केरल में दोस्तों क्या है, जस्ट यहाँ पे थोरियम का सबसे बड़ा भंडार वर्ल्ड का कहाँ पर है दोस्तों? केरल में। कहाँ पर? केरल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ है? किस घाटी में है? कोयले का भंडार किस घाटी में सबसे ज्यादा है? कोयले का भंडार इंडिया में मोस्टली जो है कोयल से जो है दोस्तों, कोयल से जो भंडार है वो किस घाटी में अधिक है, ठीक है ना। तो भारत में सबसे अधिक जो कोयले का भंडार है दोस्तों ये है दामोदर की घाटी में। कहाँ पर है दोस्तों? दामोदर की घाटी में। कहाँ पे दोस्तों? दामोदर की घाटी में सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? दामोदर की घाटी में क्या सबसे ज्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 15 नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा वर्ल्ड में सबसे अधिक लौह अयस्क, वर्ल्ड में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन का होता है। जो दो चीज देखो, प्रोडक्शन, वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक जो लौह अयस्क का जो उत्पादन होता है वह कहाँ होता है, और भंडारण सबसे अधिक का, ये भी आपको आंसर देना दोनों चीजों को, ठीक है ना। तो बात करेंगे वर्ल्ड में सबसे अधिक लौह अयस्क का जो उत्पादन होता है दोस्तों ये होता है चाइना में। कहाँ पर? चाइना में। लेकिन अगर हम भंडारण की बात कर दें, किसकी बात कर दें दोस्तों? भंडारण की अगर हम बात कर दें तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भंडारण होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप सभी लोग समझ लीजिए कि अगर उत्पादन की बात करेगा तो सबसे अधिक उत्पादन होता है चाइना में, और भंडारण की बात करेगा तो सबसे अधिक है ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाते हैं। कह रहा अगला, तांबा का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण वाला देश, तांबा का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण वाला देश की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये है चिली। कहाँ पर है दोस्तों? ये है चिली। तो कॉपर का मोस्टली जो प्रोडक्शन होता है और जो भंडारण होता है, तो दोस्तों जो सबसे अधिक वाला अगर हम स्टेट की मतलब कंट्री की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों चिली। क्या हो जाता है? चिली। और ये स्थित कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर? यह दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है, साउथ अमेरिका का एक क्या कंट्री है? चिली। तो यहाँ पे चिली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में यह भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कह रहा है त्वरण को मापने के लिए, त्वरण को इंग्लिश से बोलते हैं हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन त्वरण को बोलते हैं। त्वरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हम बात करेंगे किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अगर हम आपको ऑप्शन दें एक्सेलेरोमीटर, वोलोमीटर, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो त्वरण को मापने के लिए एक्सेलेरोमीटर का यूज किया जाता है। एक्सेलेरोमीटर का त्वरण को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? एक्सेलेरोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और वोल्ट मीटर का उपयोग दोस्तों विद्युतीय चुंबकीय को मापने के लिए, क्या दोस्तों?
विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा साइड में है, देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ ऊंचाई को मापने के लिए, ऊंचाई जो हाइट को मापा जाता है, अल्टीमीटर। जो हाइट्स को नापते हैं दोस्तों, उसमें हम किसका यूज करते हैं? अल्टीमीटर का। किसका यूज? अल्टीमीटर का यूज करते हैं। जो साइड में क्वेश्चन बताता हूँ ना एक्स्ट्रा, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता दे रहा हूँ दोस्तों। उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देखते रहिए। चलिए आगे आ जाते हैं। जब मैं बोर्ड मिटाने लगता हूँ ना, तो आप सभी लोगों को थोड़ा फॉरवर्ड किया करिए, ऐसे बोर्ड में मिटा आप देखिए मत कि कैसे मैं मिटा रहा हूँ। चलिए इसका 4 पंक्तियां सुनाऊंगा, आप सभी लोग हो सकता है बोर हो गए होंगे, फिर मैं क्लास को आगे लेकर जाऊंगा। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, बस देखिएगा मजा आ जाए। तो मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, बस कभी कभी सुना देता हूँ। चलिए क्वेश्चन 18 आने से पहले चलिए 4 पंक्तियां आप सभी को सुनाता हूँ और उसके बाद क्लास को आगे लेके चलता हूँ। ठीक है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी मीरा दीवानी थी, कभी कबीरा दीवाना है। कभी मीरा दीवानी थी, कभी कबीरा दीवाना है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कमेंट करिएगा कैसा लगा। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ गए। क्या रहा अगला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों? क्या रहा है? आकाश का रंग, आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? किसके कारण नीला दिखाई देता है? इंग्लिश की बात करेंगे तो द स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ। दोस्तों बात करेंगे जो आकाश का रंग होता है तो वह किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों ये होता है प्रकीर्णन की वजह से। किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। और प्रकीर्णन को हम इंग्लिश से बोलते हैं दोस्तों स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। आकाश का जो कलर होता है वो जो नीला क्यों होता है? क्योंकि प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है, जिस वजह से उसका कलर जो है दोस्तों हमें ब्लू दिखाई देता है। अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है 18 का, तो इसको याद रखिएगा, प्रक्रिया से आपको याद होगा। अगला कह रहा है पृथ्वी के पलायन वेग का क्या मान है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान क्या है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान क्या है? चीजों को समझ लीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है पृथ्वी के जो पलायन वेग का जो वैल्यू है दोस्तों 11.2। कितना दोस्तों? 11.2 km पर सेकेंड। 11.2 km पर सेकेंड। अर्थात अगर एक सेकेंड में आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फेंक देते हैं ना, तो दोबारा वो पृथ्वी पर नहीं वापस आएगा। यही होता है पलायन वेग का वैल्यू, मतलब मान होता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अफ्रीका का एक देश है दोस्तों जाम्बिया। अफ्रीका का देश जाम्बिया किसके लिए फेमस है? अफ्रीका का देश जाम्बिया किस चीज के लिए फेमस है? किसके लिए क्या दोस्तों फेमस है? तो दोस्तों बात करेंगे जो अफ्रीका का देश जाम्बिया दोस्तों, यह है तांबे उत्पादन के, कॉपर की प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। तांबे के उत्पादन के लिए दोस्तों क्या है? फेमस है।
अब यहाँ पे बात करेंगे पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? जाम्बिया में ही होता है। पूरी अफ्रीका में सबसे ज्यादा उत्पादन तांबे का कहाँ पे होता है? जाम्बिया में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, अब ये देश प्रगति क्यों नहीं कर सका? क्योंकि यहाँ पे समुद्री बंदरगाह दोस्तों ज्यादा नहीं थे। समुद्री बंदरगाह ज्यादा न होने की वजह से यह क्या हो सका? फेमस नहीं हो सका, बस यही रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सोना के भंडारण में पहले स्थान पर कौन सा देश है? सोना की अगर हम बात करें भंडारण में, तो पहले स्थान पर देश की बात करेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद कौन सा देश हो दोस्तों? चीजों को समझ लीजिएगा। सोने के भंडारण में पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और सेकंड नंबर पर है साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। ये तब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए। अगर विश्व में दोस्तों सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला कंट्री पूछे तो क्या आप आंसर देंगे? तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सोने का जो उत्पादन करने वाला देश है दोस्तों वो चाइना है। कौन सा देश है? चाइना है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 22 का नाम लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? तो बात करेंगे दोस्तों लिक्विड गोल्ड की, तो इसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम को। किसे बोला जाता है? पेट्रोलियम को। दोस्तों जो लिक्विड गोल्ड होता है, हम पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? लिक्विड गोल्ड। अब बात करेंगे पेट्रोलियम के उत्पादन टॉप पर अमेरिका और भंडारण में दोस्तों वेनेजुएला। अगर हम बात करेंगे दोस्तों टॉप पर है कौन सा देश? टॉप पर है अमेरिका। और उत्पादन की बात करेंगे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है दोस्तों अमेरिका और भंडारण में कौन सा दोस्तों? वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला। भंडारण की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा है अमेरिका और उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे अधिक अमेरिका और भंडारण की बात करेंगे तो सबसे अधिक होता है दोस्तों वेनेजुएला, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है माइंस में अर्थात खदान में कार्यरत कितने व्यक्तियों को हर साल चिकित्सा परीक्षा से गुजरना पड़ता है? खादान में जितने भी लोग कार्य करते हैं दोस्तों, तो कितने चिकित्सा परीक्षा से गुजरना पड़ता है, मतलब कितने लोगों को? तो दोस्तों 1/5 कितने? 1/5 अर्थात 20% को दोस्तों क्या होता है? खादान में कार्यरत, क्वेश्चन सुन लीजिए, खादान में कार्यरत कितने व्यक्तियों को हर साल चिकित्सा परीक्षा से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। तो हर साल की बात करेंगे तो कम से कम जो है दोस्तों 20% अर्थात जितने आदमी रहेंगे उसका 1/5 या 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जो समिति होते हैं दोस्तों, समिति के सदस्यों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समिति के सदस्यों के लिए पारिश्रमिक किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों अगर हम बात करेंगे समिति के सदस्यों के लिए जो पारिश्रमिक होता है दोस्तों, पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना यानी कि जो मजदूरी दिया जाता है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिया जाता है?
पारिश्रमिक अर्थात जो मतलब पैसा वगैरह बनता है ना, वह सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कौन देती है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज रिक्वेस्ट आप सभी से कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 कह रहा है, कमेटी का सचिव, जो कमेटी का सचिव होता है दोस्तों, कमेटी का सचिव मीटिंग के कितने दिन पहले, मीटिंग के कितने दिन पहले, कमेटी का सचिव मीटिंग के कितने दिन पहले कमेटी के सदस्यों को, समझ लीजिएगा, कमेटी का सचिव मीटिंग के कितने दिन पहले कमेटी के सदस्यों को नोटिस भेजेगा। तो मीटिंग जब होने वाला रहता है तो नोटिस भेजता है दोस्तों समिति। कौन सा भेजता है दोस्तों? समिति नोटिस भेजता, लेकिन कितने दिन पहले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 डेज बिफोर, अर्थात 14 दिन पहले क्या भेजता है दोस्तों? नोटिस, मतलब भेजेगा 14 दिन पहले ही। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्या रहा है, फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी है? फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी है? अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान लिख दे रहा हूं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, याद करिए 20 तक, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। 14 कौन सा दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एल्युमिनियम। और उसके बाद एल्युमिनियम का 14वां देखिए, यहाँ पे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, 13 तक मुझे याद है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो फास्फोरस की जो परमाणु संख्या दोस्तों ये है 15। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी है? 15। 14वें का कमेंट करिएगा आप सभी लोग, थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो फास्फोरस की परमाणु संख्या होती है 15। और यहाँ पे दोस्तों परमाणु संख्या जितनी होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तब भी आपको 15 ही बताना है, क्योंकि जितने परमाणु संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके बाहरी कक्ष में देखिए ऐसे बनता है 2 8 5, ये 2 कंप्लीट 8 कंप्लीट है, तो 2 8 10 हो जाएगा। और ये 5 बचेगा। बाहरी सेल में दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इस तरह 2 8 5 इसका बनेगा। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 27 कर रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों बात करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका जो केमिकल नेम होता है ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और सूत्र क्या हो जाएगा? और सूत्र हो जाता है MgOH2। फार्मूला क्या हो जाता है? MgOH2। फार्मूला होता है डियर MgO2। और यह प्रकृति में कैसा होता है दोस्तों? यह प्रकृति में दोस्तों क्षारीय होता है। प्रकृति में कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय होता है, ठीक है ना। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करता क्या है? यह कब्ज से छुटकारा दिलाता है। किससे? कब्ज से। यह कब्ज से क्या करता है? कब्ज से छुटकारा दिलाता है। यह कब्ज से क्या करता है? छुटकारा दिलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है दोस्तों? कब्ज से क्या करता है? छुटकारा दिलाया जाता है। क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 की बात करते हैं।
पीतल मिश्र धातु है। पीतल क्या दोस्तों? एक मिश्र धातु है। पीतल कैसी धातु है? एक मिश्र धातु है। यह किससे किससे मिलकर बनी होती है? ऑप्शन दे रहा हूं, तांबा और एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर, जिंक और आयरन, आयरन और टिन। तो बात यहाँ पे करते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीतल जिंक और कॉपर की एक मिश्र धातु है। किसकी? जिंक और कॉपर की। पीतल कैसी है? जिंक और कॉपर की दोस्तों कैसी है? एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होता है? चीजों को देखिएगा, लाल रक्त कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है? अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है लाइव असिस्टेंट का बेहतरीन सा क्वेश्चन। दोस्तों लाल रक्त कोशिका की बात करेंगे, इसके उत्पादन की, तो दोस्तों ये होता है लाल रक्त कोशिका, यह अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं शायद बोन मैरो बोलते हैं। अस्थि मज्जा को शायद बोन मैरो बोलते हैं। तो लाल रक्त कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आ जाते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि मैं क्लासेस लेने के लिए मोटिवेट हो सकूं। ठीक है ना? बाकी आप सभी लोग समझते हैं, समझदार रहिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम माइंस में दोस्तों, खदान में कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति के बिना कमेटी का कोई कार्य नहीं किया जाएगा? कोई कार्य नहीं किया जाएगा। कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कमेटी का मतलब कम से कम कितने सदस्यों के बिना कमेटी का कोई कार्य नहीं किया जाएगा? तो कम से कम 4 सदस्य। कम से कम कितने? 4। तो यहाँ पे कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति के बिना कमेटी का कोई कार्य नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन 31 की तरफ आ जाते हैं। कह रहा है, सुरक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जो माइंस होते हैं दोस्तों, खदान में जो सुरक्षा समिति होती है, क्या होती है? सुरक्षा समिति। तो सुरक्षा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, सुरक्षा समिति में कुल 13 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? अर्थात जो है सुरक्षा सदस्य में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो कुल 13, अर्थात कुल 13 मेंबर होते हैं। कितने? 13। चलिए क्वेश्चन 32 की तरफ आते हैं। या 2 क्वेश्चन वैसे ही बोल दे रहा हूं, माइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 32, 33 बता दे रहा हूँ। कितने व्यक्तियों में माइंस में दोस्तों जो खदान होते हैं, कितने व्यक्ति रहते हैं? तो एक शौचालय का मतलब निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 50 व्यक्ति हो जाए तो एक शौचालय का निर्माण किया जाता है। कितने? 50 अर्थात 50। अगला क्वेश्चन था हमारा, यदि 500 कर्मचारी है तो पानी की मात्रा कितनी होती है? अगर 500 कर्मचारी हैं तो पानी की मात्रा दोस्तों 1000 लीटर होती है। यानी कि 1000 लीटर में 500 आदमी को क्या होता है? खदान में पानी पीने को मिलता है। 500 कर्मचारी है तो पानी की मात्रा 1000 लीटर होगी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है 32, 33 बता दिया। 34 यहाँ पे अंडरग्राउंड यूजी में दोस्तों काम करने वाले व्यक्ति को कितने दिन काम करने पर 1 दिन की छुट्टी दी जाती है? कितने दिन काम करेंगे दोस्तों अंडरग्राउंड में, यूजी में? तो 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। तो 15 दिन काम करने पर। कितने दिन? 15 दिन काम करने पर दोस्तों, लगातार अगर 15 दिन काम करते हैं तो 1 दिन की क्या हो जाती है दोस्तों? उनकी छुट्टी हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का साइंटिफिक नेम, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों बोस इंडिकस। गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वह है दोस्तों बोस इंडिकस।
इंडिकस। तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नेम है, वो है बोस इंडिकस। क्या है दोस्तों? बोस इंडिकस। मेढक का होमोसेपियंस, मेढक का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, सॉरी, हाँ, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना, और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। ठीक है ना? ये 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 की। ये लैब असिस्टेंट के लिए क्वेश्चन है। 36 कह रहा दोस्तों क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? दोस्तों कोशिका के अध्ययन के विज्ञान की बात करेंगे तो इसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के जो अध्ययन का विज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं डियर साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है? नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है? नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो नेफ्रॉन होता है दोस्तों, यह गुर्दे की, किसकी? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। किसकी इकाई होती है दोस्तों? कार्यात्मक इकाई गुर्दे की। चलिए 40 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 3 क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, आप सभी लोग समझ लीजिए। और ये माइनिंग मेट का क्वेश्चन है दोस्तों, समझ लीजिए। अगला कह रहा, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार सप्ताह का समय कब शुरू होता है? जी हाँ दोस्तों, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार जो सप्ताह का समय होता है वह शनिवार की मध्य रात्रि से 7 दिन का समय होता है। यानी कि जो यहाँ पे जो टाइमिंग स्टार्ट होता है शनिवार के मध्य रात्रि से। कब से कब दोस्तों? शनिवार के मिडनाइट से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन था, कमेटी माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अधीन बनाई जाती है? कमेटी माइंस जो होती है दोस्तों, जो कमेटी बनती है माइंस की, किस कमेटी माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अधीन बनाती है? तो दोस्तों जो कमेटी होती है वो सेक्शन यहाँ पे दे रखा है, सेक्शन नंबर 12 के तहत। किसके तहत? सेक्शन नंबर 12 के तहत। अगला क्वेश्चन, महिला कर्मचारी को मेटर्निटी लीव कितने दिन की दी जाती है? मेटर्निटी लीव कितने मतलब दिन की दी जाती है? तो दोस्तों 12 सप्ताह की। कितने? 12 सप्ताह की मेटर्निटी लीव दी जाती है अगर कोई महिला है तो। क्वेश्चन 41 था, सरफेस में काम करने वाले व्यक्ति को कितने दिन काम करने पर 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी? जैसे अंडरग्राउंड था तो 15 दिन, लेकिन जो सरफेस पर काम करते हैं उनको कितने दिन काम करने पर 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 डेज। क्या हो जाएगा? 20 डेज। इतना समझ में आ गया दोस्तों। हमने 41 क्वेश्चन कराया। बाकी उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन हुआ सबका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में मतलब 1 या 2 दिसंबर को सेंड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप सभी के लोग कहेंगे तो आप प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन लाने का मैं प्रयास करूंगा इसी तरह का क्लास। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।